नमस्कार, चमकते सितारे में आपका स्वागत है। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। आज मेरे साथ स्टूडियो में जो व्यक्ति मौजूद है वो बेहद खास है। उन्हें शहर के लोग स्नेक मैन के नाम से जानते हैं। अब तक उन्होंने 2000 से अधिक सांपों को पकड़कर रेस्क्यू किया है। मैं इनके बारे में आपको बता दूं, जब ये कॉलेज में पढ़ते थे, ये आज के स्टूडेंट रहे हैं, जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तब इन्होंने एक सांप को पकड़ा था और जूलॉजी के टीचर के हाथ में जाकर दे दिया था। तब से इनका ये सफर शुरू हुआ जो आज भी जारी है। तो मेरे साथ मौजूद है मुरारी सिंह। मुरारी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मुरारी जी जानना चाहेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुआ ये सांप को रेस्क्यू करने का जो काम आप करते हैं? आप इसको कह सकते हैं कि बाय एक्सीडेंट शुरू हुआ। सांप से जैसे सभी लोगों को डर लगता है, मुझे भी डर लगता था। और मैं रात में अपने भाई के साथ, हमारे चचेरे भाई थे, उन्होंने कहा कि मैं मछली पकड़ने चल रहा हूँ, तुम बाहर में सिर्फ खड़ा रहना। और वहीं पे मैं गया था और उसी समय बगल से एक सांप गुजरा, उसने मेरे पैर में काट लिया, अंगूठे में बाइट कर दिया। तो उस समय मुझे सांपों की जानकारी नहीं थी। मैंने उनको बताया, फिर परेशान हो गए। घर में रात भर जगा के हमको रखा गया और जो ट्रीटमेंट होता था घर में, जो मिथ था उसी के अनुसार हुआ। बाद में पता चला, उस समय तो मैं उस सांप को नहीं पहचानता था। बाद में मालूम हुआ कि वो वाटर स्नेक था और उसमें कोई विष नहीं है। वहाँ से सांपों के साथ मेरा जुड़ाव हुआ और वहीं से डर कम हुआ। क्योंकि एक बाइट मैं झेल चुका था कि मुझे एक बाइट हुआ और कुछ नहीं हुआ, यानी नॉन पॉइजनस स्नेक था। तो उसी समय से ये समझ गया कि जो गैर विषैले सांप हैं उनसे नहीं डरना चाहिए। वहाँ से शुरुआत हुई। क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? उस समय मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था। फिर सांपों को जानने के लिए उस समय इंटरनेट जैसी सुविधा नहीं थी, मोबाइल एंड्रॉयड्स नहीं थे। उस समय एक ही सहारा था, बुक। और वो बुक हमें लोकल बाज़ार में उपलब्ध नहीं था। मैं तो धन्यवाद करूँगा रुक्मिणी भवन के पुस्तकालय का, प्रमंडलीय पुस्तकालय है, वहाँ मैं जाया करता था। वहाँ मुझे एक स्नेक के ऊपर बुक मिला, पहला किताब मेरे लिए स्नेक का, जिसको मैंने पढ़ा और उसमें बहुत अच्छी जानकारी दी हुई थी पॉइजनस और नॉन पॉइजनस की। हालांकि वो किताब ब्लैक एंड वाइट थी, बहुत अच्छे से पहचान नहीं थे। बाद में चल के फिर हम लोग आगे BNHS से जुड़ गए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से। वो लोग तो कोर्स वगैरह भी कराते हैं। हम लोग बोलते हैं इसको हर्पेटोलॉजी। उसमें स्नेक रेस्क्यू, उसकी पहचान के सारे पे काम करवाते हैं वो लोग। आपके बारे में एक किस्सा जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि कॉलेज में पढ़ते वक्त आपने एक सांप को पकड़ा था और यहाँ जूलॉजी के एक बहुत जाने माने शिक्षक हुआ करते हैं जो बाद में रांची यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर भी बने थे, रजुद्दीन सर। बिल्कुल, उनको आपने जाके दे दिया था। ये क्या किस्सा है और ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था ये सारा? बिल्कुल। अब तो वो हमारे मेंटर हैं। हम लोगों ने एक छोटा सा संगठन बना रखा है और हमने उनको मेंटर बना रखा है, वो हमारे मेंटर। तो कॉलेज में सांप एक पकड़ा था और वो सांप था उल्फ स्नेक। वो देखने में करैत जैसा लगता है लेकिन वो करैत नहीं है, नॉन पॉइजनस है। तो मैंने उसको पकड़ रखा था और मैंने अपने पॉकेट में रख लिया था। और रजी सर से जब मिला तो मैंने रजी सर को ऐसा बोला, सर एक सांप है। तो बोलते कौन सा है? तो मैंने सीधे निकाल के उनके हाथ में ऐसा डाल दिया। तो बोला अरे नहीं देखो, ये तो खतरनाक है, वो कुछ हो जाएगा। हमने कहा सर कुछ भी नहीं होगा, ये नॉन पॉइजनस स्नेक है, इसमें कोई विष नहीं है। तो बोले नहीं हो सकता है। तो फिर बाद में उन्होंने शायद उसके बारे में पढ़ा होगा, तो बोला नहीं ठीक बोल रहे थे। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद से रजी सर भी सांपों में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगे। और फिर हम लोगों ने ये काम जो रेस्क्यू वगैरह का हुआ, ये थोड़ा देर से शुरू हुआ। ऐसे सांपों को एक जानता था, पकड़ लेता था, लेकिन कोई मुझे सांप पकड़ने के लिए बुलाता नहीं था, न मैं जाता था। ये हुआ 2005-06 के बाद से मैं लोगों के घर जाने लगा। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? ये शुरुआत हुई कि फ़ोन करके बुलाने लगे? बिल्कुल। यहाँ पे एक NGO चलता है, न्यू ह्यूमन फाउंडेशन। उसमें डॉक्टर सत्य प्रकाश हैं, उसको चलाते हैं। उसमें मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। तो हम लोगों ने देखा कि जहाँ भी सांप निकलता है वो लोग मार देते हैं। और वो भी सत्य प्रकाश भी कंजर्वेटर है, वो कंजर्व करता है। तो हम लोगों ने दोनों ने मिलके एक पहला 2 पेज का एक ब्रोशर तैयार किया था सांपों के ऊपर कि किन से डरना है, किन से नहीं डरना है, और अगर आपको बाइट कर दिया तो आपको क्या करना चाहिए, उसका एक ब्रोशर बनाया हम लोगों ने। और उस ब्रोशर को हम लोगों ने टिस्को की सहायता से, जो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके तहत उन लोगों ने हम उसको छापने में मदद की थी।
वो पर्चा बहुत जगह सर्कुलेट हुआ और उसमें मेरा और सत्यप्रकाश दोनों का नंबर डाला हुआ था। यहाँ से लोगों के साथ जुड़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि सदर हॉस्पिटल में भी होना चाहिए, लोग नहीं पहचान पाते, तो हमने पॉइजनस और नॉन पॉइजनस सांपों पे एक बड़ा सा फ्लैक्स बना के उसको सदर हॉस्पिटल के ओपीडी में लगा दिया। तो लोग जब आते हैं स्नेक बाइट से पीड़ित, तो वो डॉक्टर्स बोलते हैं देख बाहर देख के आओ कि कौन सा स्नेक है तुमको काटा है, कम से कम कुछ तो पहचान होगी। तो वहाँ भी नंबर डाला हुआ था। तो ये जो नंबर सर्कुलेट हुआ और जो डाला हुआ था, फिर बाद में कुछ पेपर्स भी पब्लिश हुए, सत्यप्रकाश ने लिखा हो और डॉक्टर रजीउद्दीन ने मिलकर पेपर लिखा, उसमें भी कुछ डाला हुआ था। एक्नॉलेजमेंट में मेरा भी नाम डाला हुआ था। तो यहाँ से लोगों के साथ जुड़ा हुआ और लोग उस पर कॉल करने लगे। तो मैंने भी कहा कि जो मैं कर सकता हूँ अगर सांपों को बचाने के लिए, ऐसा जीव है कि सब लोग उससे भागते हैं, सब लोग इस काम को नहीं करेंगे या उनको सिर्फ मारेंगे ही। ऐसे मंदिर में जाएंगे तो पूजा करेंगे, उसकी नाग देवता की पूजा करेंगे, लेकिन घर पे आएगा तो उसको मारेंगे। तो हम लोगों ने वहीं से किया कि अगर बता दें लोगों को, निकाल दें, तो दो फ़ायदा हो जाता है। एक तो सांप की जान बच जाती है, तो आपका बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो गया। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी खुशी ये मिलती है कि जिसके घर में जाते हैं उसके घर के सारे सदस्यों के चेहरे पे हवाई उड़ती रहती है, वो डर है, सहमे हुए हैं। और जैसे सांप रेस्क्यू हो जाता है, उसको थैले में बंद कर लेते हैं, तो उनके चेहरे पे जो खुशी दिखती है उसके बाद, जो नॉर्मल हो जाते हैं, जो वो खुशी दिखते हैं। तो वो शायद मैं दूसरी चीज़ों से उतनी खुशी नहीं बांट पाता जितनी खुशी मैं इस माध्यम से बांट पाता हूँ। मुरारी जी, आपने सांपों के बारे में बताया। पहली बार जब आपको कॉल आया था, अभी आपने बताया कि जब किसी के घर में सांप को रेस्क्यू करने जाते हैं तो उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ती है। तो पहला कॉल जब आपको आया था तो आपकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक जॉइंट परिवार भी है, तो उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी थी कि ये लड़का क्या करने जा रहा है? पहले तो उनको बताया ही नहीं था। तो गया था, स्नेक को रेस्क्यू करके लाया और घर भी नहीं लाता था, उसको उधर से ही रेस्क्यू हुआ और उसके बाद फिर कहीं जो जंगल वाला इलाका है वहीं पे उसको छोड़ देता था। घर वालों ने बाद में जाना कि हम स्नेक का रेस्क्यू कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे घर में काफ़ी किताबें हैं वाइल्ड लाइफ पे, उसमें से पक्षियों पर किताबें हैं, वो सांपों के ऊपर भी किताबें। अब तो हमारे बच्चे भी उसके जानकार हो गए हैं। हम लोग एक दिन घर पे नहीं थे, सारे लोग घर में मात्र 2 बच्चे थे, हमारे ही बच्चे थे, और घर में सांप निकल आया था। तो उन लोगों ने उसको खदेड़ कर भगा भी दिया, और भगाने के बाद जब हम लोग वापस लौटे हैं तो उन्होंने कहा कि सांप निकला हुआ था, तो हमको यकीन नहीं हुआ, तो शायद बच्चे ऐसे ही बना रहे हैं। और फिर उन लोगों ने कहा कि नहीं, वो पॉइजनस स्नेक था। तो फिर मैंने पूछा कि पॉइजनस स्नेक कैसे था? तो बोला हम लोगों ने उसकी फ़ोटो खींच रखी है, घर में मेरा कैमरा रहता है, उस कैमरे से फ़ोटो खींच लिया था। हमने पूछा ये तुम लोग कैसे बोल सकते हो वो पॉइजनस था? बोला किताब से मिला लिया है। तो घर में वो माहौल धीरे धीरे क्रिएट हुआ। अब डर नहीं लगता, इवन मेरी पत्नी को भी डरने लगता। हम कह सकते हैं कि उनको डरने लगता, और उनसे भी जुड़ा एक वाक़या है कि वो मायके में थी और वहाँ सांप निकल गया। तो आप जानते हैं कि गांव में सांप निकलता है तो हल्ला हो जाता है, 8-10 लोग पहुँच जाएंगे उसको करने के लिए। इन्होंने कहा कि अरे ये सब करने की क्या ज़रूरत है, ये तो बहुत सिंपल सा है। और उन्होंने जो हम लोग टेक्निक बनाया है, अपना एक थैला लगा के उसमें पाइप लगा के उसमें घुसने के लिए उसको बाध्य कर देते हैं। उसने भी उसको घुसा दिया और बोला जाको बाहर फेंक के आओ इसको। तो अब हमारे घर के सारे लोग यूज़ टू हो चुके हैं सांप के साथ। मैं सांपों को ले जाता हूँ, देर रात रेस्क्यू भी होती है, कभी कभी 10 बजे, कभी 2 बजे भी जाना हुआ। तो 2 बजे रेस्क्यू करके आए तो कहाँ जंगल में छोड़ने जाएंगे उस समय, तो उसको तो लेके घर पे ही जाते हैं और घर पे रखा रहता है। वो लोगों को पता है कि इस थैले में सांप है, उसको खोलना नहीं है। अब तो बस आदत सी हो गई है। 23 साल के सफ़र में कितने सांपों का आपने रेस्क्यू किया? सब शुरुआत में तो पहले वन विभाग को जाके एक कागज़ बनाता था और उनको रिसीव कराता था, दे देता था। अच्छा, ये हैंडओवर की प्रक्रिया? हाँ, चूँकि कई सांप संरक्षित रहने के हैं, उनको आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और उसका रेस्क्यू का एक आप कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल है कि आप ऐसा रेस्क्यू नहीं करें कि उनको नुकसान पहुंच जाए। अब जैसे टोंग होता है जो आप देखते हैं टीवी वगैरह पे, तो टोंग से सांपों को पकड़ा जाता है, तो टोंग में प्रेशर इतना होना चाहिए कि उसकी हड्डी नहीं टूट जाए।
एक कमज़ोर सा सांप है, ज़ोर से दबा देंगे तो उसकी हड्डी टूट जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको आप मारें रेस्क्यू में। तो हम लोग रेस्क्यू करते समय इसका भी ध्यान रखते हैं। और पहले देता था, अब तो इतना ज़्यादा हो गया। फिर कभी कभी वन विभाग वाले बार बार जब सांप जाते थे तो लोग बोलते थे कि कितना सांप ला के दे रहे हैं, हम लोगों को मुश्किल हो जाती है। तो कभी उसके बाद बहुत सारे सांपों को ऐसा ही बिना जानकारी दिए ही उसको छोड़ दिया। विशेष सांप होता है तो उसकी जानकारी हम लोग दे देते हैं, ऐसे नॉर्मल से उसको छोड़ देते हैं। तो 2000 से तो ऊपर कब का हो चुका है, अब हिसाब भी नहीं रखता। और मुझे कुछ इससे ये नहीं करना है कि संख्या गिन के और उसको ये करना है, मुझे कोई डायरी छापनी है। बस उसका कंजर्वेशन, सांप का कंजर्वेशन हो जाए। और हम बाहर में सांप नहीं पकड़ते हैं। आप कितना भी मेरे कोई भी मित्र हों, मेरे पहचान वाले हों, वो कहेंगे मेरे बागान में या मेरे खेत में सांप घुसा हुआ है, मैं नहीं निकालूंगा। वो तो उसकी जगह है। हाँ, वो आपके घर में इंटर कर जाएगा, आपके किचन में आ गया, आपके बेडरूम में आ गया, आपके हॉल में आ गया, आपके कैंपस के अंदर है, तो वहाँ लोगों के साथ उसका टकराव हो सकता है, उसको रेस्क्यू करते हैं। आपको लोग स्नेकमैन कहते हैं क्योंकि आपने काफ़ी सांपों का रेस्क्यू किया है, लेकिन ये एक तरह से बहुत थैंकलेस जॉब है। आप अगर जाते हैं, कई लोग इज्जत के साथ बुलाते हैं क्योंकि सांप उस वक्त पकड़ना, हवाइयाँ उनकी उड़ी हुई है। कितना खतरा है, क्योंकि वन विभाग भी इसमें आपको कोऑपरेट नहीं करता है। आज तक उन्होंने कभी भी सेफ्टी किट नहीं दिया आप लोगों को, जबकि ये काम तो आप उसके ही बदले कर रहे हैं और उनके पास कोई रेस्क्यू करने वाला व्यक्ति है नहीं। बिल्कुल नहीं है। हालिया घटना है, आपको अभी 2020 के लास्ट आई थिंक नवंबर या दिसंबर था। यहाँ जो नगर आयुक्त हैं उनके आवास पर सांप निकल आया था। तो DFO वाइल्ड लाइफ, जो आप कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ के मामले में सबसे बढ़िया पदाधिकारी होते हैं और वो उसके वार्डन हैं, कंजर्वेटर हैं, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ उसको रेस्क्यू कर लीजिए। तो मुझे जाना पड़ा था। इचाक में सांप निकल गया, रोड के किनारे कोबरा था। सामान्य सांपों को तो लोग गांव वाले किसी तरह मार देते हैं या हटा देते हैं, लेकिन अगर कोबरा वगैरह निकल गया जिसका साइज़ बड़ा हो तो वो जोर की हिसिंग करता है, लोग डर जाते हैं। दूसरा भी उसके साथ जो कोबरा के साथ एक जुड़ा हुआ है हमारा धार्मिक जुड़ाव है उसके साथ कि उसकी पूजा होती है, तो उसको लोग नहीं मारना चाहते। हो सकता है कि वो घर में वाटर स्नेक यानी कि डोड़ सांप निकले तो डंडे से मार देंगे, लेकिन उसी के घर में अगर कोबरा निकल आता है तो वो चाहता है कि इसको हम नहीं मारें, हाँ इसको कहीं से निकल जाए। तो वो लोग वन विभाग को फ़ोन करते हैं कहीं। अब कुछ नए लड़के आए हैं वन विभाग में, नए SBO सब बीट ऑफिसर्स, जिनको हम लोग फॉरेस्ट गार्ड के नाम से जानते हैं। तो उनमें कुछ लड़के, वो हम लोगों ने उनको कुछ सिखाया भी है, कुछ बताया भी है, और कुछ स्वयं प्रतिभावान हैं, वो देख के भी कुछ सांपों का रेस्क्यू वो लोग कर लेते हैं। अब वो थोड़े हिम्मती हैं, लेकिन अभी भी हम लोगों को जाना पड़ जाता है, वन विभाग भी रिक्वेस्ट करता है। और थैंकलेस तो है, लेकिन हम उनका थैंक्स लेने के लिए काम नहीं करते हैं। अगर करना होता तो कोई दूसरा काम भी कर सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि वो भी एक क्रिएशन है नेचर का, और सुंदर क्रिएशन है, और वो ज़रूरी है। और हम सिर्फ सांप का रेस्क्यू नहीं करते हैं, रेस्क्यू करने के बाद मैं बताता हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये। किसी के घर में सांप निकला तो ठीक है, सांप तो रेस्क्यू हो गया, उसको निजात मिल गया, लेकिन मैं बताता हूँ कि ये सांप क्यों आया आपके घर में और ये कितना ज़रूरी है। ये हमारे दर्शकों को भी बता दें आप क्या उनको कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे देखिए, ज़्यादा सांप शहर के अपेक्षा ज़्यादा अधिक सांप गांव में निकलते हैं। तो गांव में खेत हैं, धान के खेत हैं, गेहूं के खेत हैं, अरहर के हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला चूहा है। वो खेत वाले चूहे थोड़े बड़े होते हैं घर वाले चूहे से बड़ा होता है और काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। मतलब आप सोच नहीं सकते उतना नुकसान पहुंचाता है। और एक आकलन के अनुसार गांव में अगर एक घर है तो उसके पीछे 30 से 40 चूहे होते हैं। एक घर यानी 100 घर है तो आप उसको जोड़ के मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो कि लगभग इतने चूहे यहाँ पे। तो उनको मारने के लिए तो दवाई आप दे सकते हो, ट्रैप कर सकते हो। तो ट्रैप करोगे तो धीरे धीरे एक एक करके ट्रैप होगा, और सबको आप खेत वालों को भी नहीं पकड़ सकते हैं। तो उनकी संख्या नियंत्रित रहे उसके लिए ईश्वर ने बनाया इन सांपों को, और सांप उसको खाते हैं
तो कोई भी नुकसान हम लोगों को इन्वायरमेंटल नुकसान नहीं होता है। सांप का वो भोजन है वो खा लेता है, और अगर हम मारते हैं तो नुकसान होता है। एक तो पहला जो जहर हम खरीदते हैं चूहों को देने के लिए, तो मेरा पैसा गया, मैं किसान हूँ अगर, तो मेरा पैसा गया। पहला मैंने वो जहर डाला खेत में, चूहे ने खाया उसको, चूहे मरे। चूहों को मरने के बाद कुछ जो है जो मरे हुए मांस को खाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कौवा है, उल्लू है, वो उसको खाएगा और वो कौवा मर जाएगा, क्योंकि उसमें जहर है। जहर देके मैंने मारा है तो उसके पेट में तो जहर है, तो वो उधर मरेगा। यानी कि प्राकृतिक रूप से उसका नियंत्रण नहीं हुआ और इन्वायरमेंट को नुकसान भी हुआ। लेकिन अगर सांप ने खाया तो पूरे के पूरे चूहा को वो निगल लेता है और उसका हड्डी सहित पचा जाता है। तो प्राकृतिक नियंत्रण हुआ। तो प्राकृतिक नियंत्रण के लिए सांपों का रहना जरूरी है, किसानों का मददगार है। हाँ, आप कहेंगे कि आप ये कह सकते हैं कि ये तो हुआ नॉन पॉइजनस स्नेक की बात, और जो पॉइजनस स्नेक होते हैं वो तो नुकसानदायक है, हमको नुकसान करते हैं। ठीक है, वो चूहा को मारेंगे लेकिन हमको नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो कई मामलों में ब्लीडिंग जब नहीं रुकता है तो वेनम से बनी हुई दवाई इंजेक्शन का ही इस्तेमाल किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। आपने देखा होगा कि स्नेक का कई वेनम, दो तरह के वेनम है, न्यूरोटॉक्सिक, हेमोटॉक्सिक, यहाँ पे मिलने वाले। एक और तरह का होता है लेकिन वो हमारे इलाके में नहीं है तो उसकी बात नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे कि इतना बड़ा आप बॉल में ह्यूमन ब्लड ले लो और उसमें एक बूंद वो डाल दो वेनम, तो उसका थक्का जम जाता है तुरंत, कुछ ही मिनटों में थक्का जम जाता है। तो उसी से दवाई बना के ब्लीडिंग को रोकने के लिए दी जाती है। जैसे कभी कभी लेडी कोई बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद उसका ब्लीडिंग नहीं रुकता है, उस समय वो दवाई मिलती है। तो हम लोग वेनम को उस नज़रिए से नहीं देखते कि सिर्फ मारने वाला है, वो जीवनदायी भी है। ठीक है, वो हमारे ब्लड में चला आया, हमने इलाज नहीं कराया टाइम पे, तो हमारी डेथ हो जाती है, लेकिन वो किसी न किसी का जीवन बचाने का भी काम आते हैं। तो वेनम को हम लोग एक संपत्ति की तरह भी देख सकते हैं। और जैसे भारत में कई जगह लोगों ने लाइसेंस ले रखा है वेनम निकालने का। स्नेक को वो पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उसको रखते हैं, उसको वेनम निकालते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है और आपको भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन लेकर किया जा सकता है। तो ये सिर्फ सांप मौत का, जो विषैला सांप है, मौत का कारण नहीं है, जीवन देने वाला भी है और आपके लिए धंधा भी बन सकता है। अपने जीवन देने वाली बात कही, तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी डर है सांप को लेके, पॉइजनस, नॉन पॉइजनस, जो भी है सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं। और अभी 3 महीने बाद बरसात आने वाला, हजारीबाग में सबसे ज़्यादा सांप उसी वक्त निकलना शुरू होता है। लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे और कैसे पहचाने वो ये सांप पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है? बिल्कुल, बहुत साधारण सा ऐसी बात है कि अब बरसात का इंतज़ार नहीं करें, गर्मी आ गया है। जो सांप ब्रूमेशन में थे वो अब निकल रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह ही 2 सांप का रेस्क्यू निकलने का समय शुरू हो। जी, दो सांप का रेस्क्यू 1 सप्ताह के अंदर कर चुका हूँ, तो वो अब निकलना शुरू हो गए। तो आपका टकराव होगा उनके साथ। देखिए, 2-3 सांप ही यहाँ पर हैं मुख्य रूप से जो जहरीले हैं। जैसे कोबरा को सारे लोग पहचानते हैं क्योंकि वो मंदिर में होता है और फिल्में हम लोग बहुत देखे हैं, हिंदी फिल्मों ने ही सांपों को बनाया है विलेन। तो उन फिल्मों को देख के और उसके बहुत सारे फ़ोटो, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो उसके ऊपर भी आ जाता है। तो कोबरा को सभी लोग पहचानते हैं। कोबरा में कई प्रकार होता है तो उसके ऊपर आ जाते हैं। कोबरा को हम लोग पहचानते हैं। तो एक कोबरा है वो जहरीला है, दूसरा करैत है, उसको भी लोग जानने लगे हैं। काला सा सांप है और उसके ऊपर सफ़ेद रंग की धारी होती है, तो उसको भी गांव में करैत को भी पहचानते हैं। और तीसरा एक है रसेल वाइपर, जिसको यहाँ पर सियर चंदा के नाम से जाना जाता है। हमारा लोकल एरिया में उसका लोकल नाम सियर चंदा है। वो खतरनाक है। उसमें हम बताना चाहेंगे लोगों को कि उसको लोग अजगर का बच्चा समझ लेते हैं। कई लोग उसको अजगर का बच्चा समझ के उठा लेते हैं, वही उनके लिए हानिकारक होता है। उसको अजगर का बच्चा नहीं समझे। थोड़ा सा अजगर के साथ हल्का सा पैटर्न मिलता है, लेकिन अंतर है। अजगर सुस्त सांप है, मोटा होता है, बड़ा होता है, तो उसको अजगर का बच्चा समझ के उठाने की भूल ना करें हम लोग।
तो यानी कि 3 हो गया, वाइपर, कोबरा और करैत, यही 3 जहरीले हैं। बाकी जितने सांप हैं, और सांपों का हर जो गैर जहरीले सांप भी हैं उनके साथ भी, सबके साथ एक कहानी है। आपको वो कहेंगे, वो रैट स्नेक एक होता है जिसको हम लोग धामन के नाम से जानते हैं, बड़ा फुर्तीला होता है और वो कहीं भी चढ़ जाता है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, बड़ी तेज़ी के साथ भागता है। तो उसके साथ मिथ है कि वो दूध पीता है, वो जो लैक्टिंग मदर है उसको भी वो बांध देगा हाथ और उसका दूध पी लेगा। ये सब बिल्कुल भ्रांति है। सांप पूर्णतः मांसाहारी है। सांप में दूध को पचाने का कोई एंजाइम नहीं होता है। जैसे हम जो भी भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए हमारे शरीर में सिस्टम बना हुआ है, एंजाइम मिलता है, हमारे मुंह से उसको एंजाइम मिलता है। तो सांप के पेट में ऐसा कोई एंजाइम है ही नहीं जो दूध को पचा सके, तो दूध क्या पिएगा। बिल्कुल ये मिथ है। ये सब जो हमारी फिल्में हैं उसमें बहुत कुछ दिखा दिया जाता है। फिल्मों में तो ये भी दिखाया जाता है कि हीरो को सांप ने काट लिया या हीरोइन को सांप ने काट लिया तो हीरो उसको चूस के बाहर निकालता है। बिल्कुल वो सब गलत बात है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए और ये पूरी तरह गलत है। सांप दूध नहीं पीते हैं और अगर पीते हैं तो हम आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को तो चुनौती देते हैं कि आप एक रेड स्नेक का यानी धामन का गाय के थन से दूध पीता हुआ फ़ोटो ला के दें, मैं 5,000 रुपये उनको बतौर इनाम दूंगा। और अभी मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल से फ़ोटो आप खींच लीजिए। तो मैं अपने लोगों को चुनौती देता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ अपना प्रेजेंटेशन भी देने के लिए। सिर्फ यहीं पे काम ख़त्म नहीं हो जाता है, रेस्क्यू कर लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने पीपीटी बना रखा है और पीपीटी के माध्यम से उनको सांपों को पहचानने, कैसे उसका अगर वो सांप काट दे तो कैसे उसका फर्स्ट एड किया जा सकता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो WHO का गाइडलाइन है उसका कैसे पालन किया जा सकता है, हम लोग अपने घर पे रख के वो सब भी बताते हैं। क्योंकि सांप काटने का केस काफ़ी ज़्यादा होता है इस इलाके में, तो एक बार लोगों को बता दें, अगर कोई सांप काट ले किसी को तो क्या करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस आदमी को सांप काटे उसको बिल्कुल भी चलने नहीं देना चाहिए। मतलब पैदल तो बिल्कुल नहीं चलना है, कोई भी सांप, चूँकि आप जानते नहीं कि पॉइजनस काटा है या नॉन पॉइजनस काटा है। जितना चलेगा क्या नुकसान है, चलेगा तो उसके जो मसल्स हैं वो सक्रिय होंगे। आप मूवमेंट करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वो वेनम जो आपको डाला है 99% तो पैर में ही डालता है, तो मूव करेंगे तो वो तेज़ी के साथ पूरे बॉडी में आपको फैलेगा, तेज़ी के साथ फैलेगा। तो जिसको भी सांप काटा है, जैसे आपको जानकारी मिले उसको वहीं रोक दीजिए। अगर वहाँ से उठा के लाना है तो उसको कैरी करके लाएं, उसको आराम से लेटने नहीं दें, उसको हम लोग बिठाएंगे और उसका मनोबल ऊंचा रखने के लिए हम लोगों को झूठ बोलना होगा। झूठ ये बोलना होगा कि अगर हमने देख भी लिया है, अगर आपने देख लिया कि कोबरा काटा है इसको, लेकिन उसको मत बोलिए कि कोबरा ने तुमको काटा है, वो लोग बेकार सा था, वो विषहीन सांप था, इससे आपका नॉन पॉइजनस था, इससे उसका मनोबल बढ़ा रहेगा। और मनोबल बढ़ा के रखना ज़रूरी है लड़ने के लिए, क्योंकि उस समय दवाई उसको मिली नहीं, आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे तब दवाई मिलेगी। और उसको आराम से बिठाया, आप उसको धो सकते हैं। अगर नॉन पॉइजनस स्नेक भी काटा है तो उसको धोना चाहिए। जैसे वो इसलिए कि जहाँ पे बाइट होता है तो उसके मुंह में उसका जो स्लाइवा है उसमें बैक्टीरिया होते हैं और कई बैक्टीरिया बड़ी हानिकारक बैक्टीरिया हैं, उससे भी नुकसान हो जाता है। उससे मौत तो नहीं होगी लेकिन घाव हो जाएगा और लंबे समय तक वो परेशान कर सकता है और सेप्टिसीमिया हो सकता है उसको नॉन पॉइजनस के काटने से। और अमेरिका जैसे देश में भी सेप्टिसीमिया से लोग मर जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सेप्टिसीमिया कितना खतरनाक है। सेप्टिसीमिया में वही जो माइक्रोबैक्टीरिया जिसने बाइट किया वहाँ यहाँ गया, चूँकि उसने काटा है तो ब्लड गया, ब्लड के थ्रू बहुत दिनों तक हो सकता है कि 6 महीना 8 महीना साल भर तक वो इंक्यूबेशन पीरियड में यहाँ रह सकता है, आपके बॉडी में रह सकता है। उसके बाद सक्रिय होगा और आपके शरीर में वो फैलता है, फेफड़े तक पहुँच जाता है, तो वो नुकसान होता है। मैंने धो देना चाहिए। कुल मिला के ये हुआ तो धो देने से मैक्सिमम बैक्टीरिया हट जाता है पॉइजनस, और पता भी चलेगा आपको कि पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है। जैसे पॉइजनस काटेगा तो 2 गहरे निशान बनते हैं, क्योंकि उसके 2 फैंग होते हैं। जो विष वाले दांत होते हैं उनको फैंग बोलते हैं, वो नॉर्मल टीथ से अलग है। तो वो निशान बनते हैं, वही पता चलता है। 2 गहरे निशान बने जिनसे ब्लड निकल रहा हो तो आप कंफर्म हो जाइए कि इसको विषधर सांप ही नहीं काटा है।
उसके बाद उस आदमी को अगर मैक्सिमम तो मैंने कहा पैर में, तो पैर में जहाँ काटा है उसको आराम से जब बिठा देंगे तो उसमें कोई भी एक डंडा लगा दीजिए, जैसे हाथ टूटता है तो कैसे एक डंडा लगा देते हैं, और उसके ऊपर सबसे अच्छा होता है क्रैप, जिसमें इलास्टिसिटी होती है, उसको नीचे से ऊपर तक बांधना है, रस्सी नहीं। वो आप जो देखते हैं या लोग बोलते हैं कि कस के रस्सी बांध दो, इतना टाइट भी नहीं बांध देना है कि उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, वहाँ पे नहीं बांधना है। और ऊपर से मान लीजिए ये पैर है तो ऐसा करके लपेटते हुए इसमें कोई भी डंडा एक रख दिए, स्केल रख दिया, डंडा रख दिया और ऊपर तक बांधेंगे ताकि इस पैर का मूवमेंट कम से कम हो जाए, और उस बंदे को इमीडिएट हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, और वही हॉस्पिटल जहाँ पे AVS उपलब्ध हो। मान लीजिए कि बगल में, हमारे बगल में एक छोटा हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ AVS नहीं है, तो वहाँ जाना टाइम वेस्ट करना है। सांप काटने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर मेरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक लेवल पे अगर वो AVS उपलब्ध है तो हमको वहाँ जाना चाहिए, नहीं है तो सदर अस्पताल की तरफ भागना चाहिए। वहाँ पे सरकार की ओर से AVS निःशुल्क मिलता है, और AVS इसकी ही मुख्य दवाई है। मुरारी जी, आजकल लोगों को आप अवेयर भी कर रहे हैं सांपों को लेके, तो कई बार गांव भी जाते होंगे, तो कितना लोगों को चैलेंजिंग है समझाना गांव के लोगों को, क्योंकि कई भ्रांतियां आप भी मान रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। बिल्कुल, जो भ्रांति उसके दिमाग में 20 साल 25 साल 30 साल से पल रहा था, उसे मैं चंद मिनटों में समाप्त कर दूं, ऐसा एक चुनौतीपूर्ण काम है। कभी कभी तो समझा लेता हूं और कभी कभी मैं भी हार जाता हूं। आपको एक वाकया बताते हैं, लेकिन जब कोई काम आप ऐसे बोल के आप ज़्यादा नहीं समझा पा रहे, लेकिन अगर आप करके दिखाते हैं तो वो बहुत जल्दी समझ जाता है। जैसे सदर हॉस्पिटल की ही बात है कि एक व्यक्ति को सांप ने काट रखा था, तो उसका इलाज चल रहा था, उसको AVS चढ़ रहा था। AVS डायरेक्ट नहीं चढ़ा जाता है, वो स्लाइन के साथ चढ़ा जाता है, तो चढ़ रहा था और वो अपने बेटे को बता रहा था कि उसके पास इतने पैसे हैं, बैंक में इतने पैसे हैं, मेरे जाने के बाद घर का ख्याल रखना, अपने बेटे को समझा रहा था। और वो जाड़े का दिन था, मुझे अच्छी तरह याद है, और उसके चेहरे से, पूरे चेहरे पे पसीना है। मैं वहाँ गया तो वो एक डब्बा में बंद करके लाए थे सांप को, और सांप जीवित था। तो मैंने उसका मनोवैज्ञानिक इलाज करने के लिए उस डब्बे को खोला तो देखा कि नॉन पॉइजनस स्नेक है, तो मैंने उसको हाथ में ले लिया। मुझे मालूम था कि हो सकता है वो बाइट कर सकता है, नॉन पॉइजनस है लेकिन बाइट कर सकता है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके नहीं, इसको दिखाना है, तो हमने उसको हाथ में लिया। फिर थोड़ी देर में ऐसे करके पॉकेट में डाल दिया, उसी के सामने बोले इसी ने आपको काटा है, तो ये तो बेकार सा सांप है, इसे तो कुछ होता नहीं है। मैंने ऐसे पॉकेट में डाल दिया, फिर निकाला, बोला यही तो आपको काटा है, आप काहे को परेशान हो रहे हैं, आपको ये सब इलाज वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके 10 मिनट हुआ होगा। 10 मिनट में उस बंदे ने कहा कि मुझे सीधा बिठाओ, और 20 मिनट के बाद तो उसने कहा कि मुझे घर जाना है, और उसकी सारी परेशानी समाप्त हो गई। तो करके बताना, ऐसे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब मैं कुछ करके, जैसे सांप मेरे हाथ में है, तब बताते हैं, तब लोगों को ज़्यादा यकीन होता है। लेकिन आपने सही कहा कि इतना आसानी से नहीं समझते हैं, चूँकि वो 30 साल से जकड़ा हुआ जंग था, उस जंग को चंद मिनट में छुड़ा पाना संभव नहीं। तो किसी को चैलेंज देके, और किसी को, अब तो लोगों को कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उसको आप अपने पॉकेट में, जो आपका एंड्रॉयड है उसमें डालिए, उसमें गूगल नाम का एक सर्च इंजन है, उसमें आप उसमें डालिए, तो बहुत लोग आज जो पढ़े लिखे लड़के हैं तो अभी तुरंत हमने इधर से बोला और वो उधर से बिना बोले ही सर्च कर लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो इसने, एंड्रॉयड ने आके मेरे काम को थोड़ा आसान किया है कि मैं जो बोलता हूँ तुरंत वो समझ जाते हैं। मुरारी जी, सांपों पर एक सर्वे हुआ था कुछ साल पहले, जिसमें बताया गया था कि टोटल 19 स्पीसीज सांप के हैं जो यहाँ पाए जाते हैं क्षेत्र में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वजह है कि रसेल वाइपर इतना ज़्यादा मिलता है इस पूरे इलाके में? हाँ, 19 सांप शुरुआती दौर में मिला था। एक्चुअली 25 सांप है इस इलाके में, लगभग 25 सांप मिलता है, और उसमें रसेल वाइपर काफ़ी संख्या में इसलिए भी है कि उसका बर्थ रेट बढ़िया है। बर्थ रेट मतलब आप देखेंगे कि रसेल वाइपर एक्चुअली अंडा बाहर नहीं देता। जब कोई सांप अंडा देता है तो उसके प्रेडेटर्स होते हैं, उसके अंडे को भी खाने वाले होते हैं। सांप चूहों को खा लिया,
लेकिन सांप को भी खाने वाले जीव हैं, उसके ऊपर पूरी चेन है। तो बाकी सांप अंडा देते हैं, प्रेडेटर खा लिए, लेकिन रसेल वाइपर अंडा नहीं देता है अंडा जी, लेकिन अंडा उसके पेट के अंदर ही रहता है। और जो आप कहते हैं कि अंडा का इंक्यूबेशन होता है, वो प्रक्रिया उसके पेट के अंदर ही पूरा हो जाती है। अब पूरा होने के बाद सीधे वो आप कह सकते हैं बच्चे का बर्थ होता है, और एक साथ वो 30-40 दे सकता है। तो जो अंडा खाने वाली बात थी, तो वो उसके साथ नहीं है। अब ये हो गया। और दूसरा, ये हमारा इलाका है, पठारी इलाका है, यहाँ पे उसके लिए अच्छी, हम कह सकते हैं कि जलवायु हाँ अच्छी है। और बहुत ज़्यादा सांप मारने वाले लोग नहीं है यहाँ। ये भी वजह है कि अगर बहुत मारेंगे तो भी संख्या घट जाएगी, लेकिन यहाँ लोग अब अवेयर हुए हैं, और उस वजह से यहाँ पे है स्नेक की संख्या। और ख़ास करके जिधर लाल मिट्टी वगैरह है, वहाँ कोबरा और रसेल वाइपर, मेरा अपना अनुभव है कि उसमें ज़्यादा मिलता है। यहाँ मतलब रहने की जगह है, जैसे ये इलाका प्लेन नहीं है, यहाँ तुरंत डाउन है, अप है, डाउन है, तो उसमें उनको रहने की अच्छी जगह मिल जाती है। और जंगल भी है। आप देखिए ना, हजारीबाग शहर से 5 किलोमीटर भी आप जिधर भी बढ़ेंगे उधर में आपको जंगल मिल जाता है। तो इसकी वजह से भी हम लोगों का इलाका जो जंगली इलाका है, उसकी वजह से उनको फलने फूलने का ज़्यादा मौका मिलता है, और वो ज़्यादा संख्या में है। एक अंतिम सवाल आपसे लूँगा कि एक सांप आपने पकड़ा था जो बिरसा जैविक उद्यान में, हाँ, उसके बारे में बताएं दर्शकों को। हाँ, वो सांप मिला था हमें पहला कैफेटेरिया में, और हमारे सहयोगी थे बनारस सिंह, उन्होंने उसका रेस्क्यू किया था। और रेस्क्यू करके लाने के बाद हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सांप कोबरा की कौन सी प्रजाति है। कोबरा तो दिख रहा है, उसमें किसी तरह का कोई पैटर्न नहीं था। जैसे कोबरा के पहचान के लिए उसके हुड के पीछे निशान बने होते हैं, तो उससे हम लोग पहचान करते हैं कि ये स्पेक्टिकल कोबरा है या मोनोक्लेट कोबरा है। उसमें किसी तरह का निशान नहीं था। तो फिर हमने अपने मेंटर को पकड़ा, डॉक्टर अजीउद्दीन को, और उन्होंने उसको भेज दिया US आर्मी के का रिसर्च विंग है, उसमें उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये नाजा कौथिया है। तो ये झारखंड में मिलने का पहला रिकॉर्ड वो बना। उसके ऊपर एक पेपर भी छपा, रिसर्च पेपर छपा। वो एक्चुअली बांग्लादेश में पाया जाता था, बर्मा, बांग्लादेश, उधर से रिपोर्टेड था। झारखंड से पहली रिपोर्ट थी, तो वो हो गया। वही सांप हमको दोबारा नूतन नगर में मिला, अभी तकरीबन 6-8 महीने पहले। तो दोबारा मिलने का मतलब है कि उसकी संख्या यहाँ पे है। नहीं तो एक आध सांप तो बाहर से भी आ सकता है कि गाड़ी में होके चला आया, खदान के ट्रक में आ गया, आ सकता है। लेकिन दोबारा मिलने का मतलब है कि यहाँ है। और वो हम लोगों ने उसका, तो मैंने नाम उसका रखा था दूधिया नाग, क्योंकि वो पूरा गोरा था। बाकी जो नाग होते हैं वो गेहूं के कलर के होते हैं, और ये पूरा सफ़ेद था, इसलिए हम लोगों ने उसका नाम दूधिया नाग रखा था। वैसे उसका नाजा कौथिया है नाम। मुरारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही सांपों का रेस्क्यू करते रहें, मदद करते रहें लोगों की, और बायोडाइवर्सिटी को बचाने का जो आपका ये नोबल प्रयास है ये चलता रहे। लेकिन ये भी चाहेंगे कि आप भी सुरक्षित रहे, अपना भी ख्याल रखें। तो ये थे हमारे साथ हजारीबाग के स्नेक मैन मुरारी सिंह। अगली बार फिर किसी नए अतिथि के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।